हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। एंड आई होप आप बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3। आई होप आपने 2 लेक्चर्स बड़े अच्छे से देख लिए होंगे। अगर उनमें कोई डाउट है तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भैया, जिसने वीडियो शेयर नहीं की शेयर कर दो, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए ये सब फ्री है, बट हमें इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स प्रिपेयर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब ये वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या है? देखो यार, आप सबको पता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, लिविंग चीज़ें खासकर, उन सब में क्या होता है? कार्बन होता है। उन सब में क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। तो बेटा, कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना लेता है? वाई कार्बन इज सो मल्टी टैलेंटेड? कार्बन इतना ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड क्यों है? तो वर्सेटाइल का मतलब ही क्या हो गया? मल्टी टैलेंटेड। ठीक है, ऐसा क्या खास बात है इसमें कार्बन में जो इतने सारे कंपाउंड्स बना लेता है, इतना मल्टी टैलेंटेड है? तो वही हम देख रहे हैं। और उसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है? टेट्रावैलेंसी। उसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है? टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कि कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4। सर आपको कैसे पता? बेटा, सबको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? के में आएंगे 2, एल में आएंगे 4। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4 हुए। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हुई? या तो आप सीधा 4 लिख दो, या 8 - 4 करके लिखना है तो भी लिख दो। अब सर, ये वैलेंसी 4 का मतलब क्या है? अगर कोई आपसे टीचर आपका पूछ लेता है, वाइवा होगा, है ना, तो भैया वैलेंसी अगर किसी एलिमेंट की 4 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो इसका मतलब कार्बन को एक नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? लूज कर दे। ठीक है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए उसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो क्या होती है? उसकी वैलेंसी होती है। तो भैया अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अब आपने पिछले लेक्चर में देखा कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ये गेन भी नहीं कर सकता, ये लूज भी नहीं कर सकता। तो भैया ये करे क्या? है ना, ये क्या करता है? वेरी गुड, सबके दिमाग में आंसर आ गया। ये क्या करता है? शेयरिंग। ये क्या करता है? शेयरिंग करता है। किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। कौन से इलेक्ट्रॉन्स की? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की। है ना, बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन काम आते हैं वो कौन से आते हैं? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन काम आते हैं। अब ये सारे देखो, आपकी वाइवा की प्रिपरेशन भी साथ साथ होती जाएगी। ठीक है, आपके टीचर आपसे क्या पूछ सकते हैं वो सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, और आप बड़े मज़े से आप उसका आंसर दोगे। जस्ट लेक्चर को बड़े अच्छे से देखते रहना। तो भैया कार्बन क्या करेगा? शेयरिंग करेगा सर, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स की करेगा? अब कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। 4 की कमी है ना, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज वाई कार्बन इज कॉल्ड टेट्रावेलेंट। कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है। तो 4 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 4 4 लोगों से जुड़ सकता है ये। नेटवर्किंग देखो इसकी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। एक साथ 4 लोगों से ये नेटवर्क बना सकता है, आप ऐसा समझो इसको। समझ रहे हो? तो देयर फॉर इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन। तो भैया वो जो 4 दूसरे जिनसे ये जुड़ेगा वो कार्बन भी हो सकते हैं, या कार्बन के अलावा कोई और मोनोवेलेंट एलिमेंट भी हो सकता है। सर ये मोनोवेलेंट एलिमेंट क्या है? ये मोनोवेलेंट एलिमेंट वो होता है बेटा जिसके पास, ठीक है, जिसके पास क्या हो? जिसकी वैलेंसी क्या हो? 1 हो, है ना। जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, कि एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए हो, या एक इलेक्ट्रॉन ही उसको चाहिए, या एक इलेक्ट्रॉन ही वो क्या करे? शेयर करे। तो हमारे केस में कार्बन है तो यहाँ पे शेयरिंग की बात होएगी। तो कार्बन 4 और कार्बन एटम से भी जुड़ सकता है, या फिर कार्बन के अलावा किसी दूसरे एलिमेंट से भी जुड़ सकता है, जिसका क्या हो? मोनोवेलेंट हो। तो उसके साथ, मोनोवेलेंट के साथ तो ये क्या बनाएगा? 4 4 बॉन्ड बना सकता है बेटा। तो नेटवर्किंग इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये सारे बॉन्ड कौन से होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं सर, आपने पढ़ाया था, है ना।
याद है या नहीं है वो अलग बात है, पढ़ाया तो था। पढ़ने में और याद रखने में भी दो दो अलग चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है, कैटिनेशन। भैया जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो, भर गए स्टार से। कैटिनेशन क्या होती है सर? कैटिनेशन होती है अपने ही साथ जुड़ने की प्रॉपर्टी। टेट्रावेलेंसी तो क्या थी, टेट्रावेलेंसी में सिंपल था, इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं, वो किसी के भी साथ बनाए, ठीक है, समझ आ गई। 4 बॉन्ड बनाएगा, किसी के भी साथ बनाए। अब कैटिनेशन क्या है, अपने ही साथ बनाए, तो अपने ही साथ जुड़ता जाए, एक कार्बन दूसरे से जुड़ गया, फिर आगे ऐसे जुड़ते जुड़ते इसमें बहुत सारे कार्बन एटम से जुड़ गया ये, ठीक है, और बड़ी बड़ी लंबी लंबी चेन्स बना ली, हजारों हजारों मॉलिक्यूल से ये जुड़ गया। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच्ड क्लोज रिंग आर कॉल्ड कैटिनेशन, इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो भैया सिंपल सी बात है, अपने ही एटम से जुड़ने की जो प्रॉपर्टी होती है, एक कार्बन एटम ये दूसरे कार्बन एटम से जुड़ जाएगा, ये आगे दूसरे से जुड़ जाएगा, ये आगे दूसरे से, ऐसे जुड़ता जाएगा। हो सकता है ये एक और से जुड़ जाए, ये भी एक और से जुड़ जाए, है ना। तो इनको ये बहुत लंबी लंबी स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं एक दूसरे से जुड़ के। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। आप डायग्राम में आप देख भी रहे होगे, पहला ध्यान तो डायग्राम पे ही गया होगा, सर क्या समझा रहे हैं वो तो जाए भाड़ में, है ना। ये देखो, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन। लीनियर लिखा हुआ है, लीनियर बोलो या स्ट्रेट बोलो, एक ही बात है। ये अपने से सीधे सीधे जुड़ के क्या कर सकता है, बहुत सारी स्ट्रेट चेन बना सकता है। ये ब्रांच चेन बना सकता है, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच। ये हमारी एक मेन चेन हो गई, ठीक है। उसमें से ये क्या निकल रही है, जैसे पेड़ की टहनियां निकलती हैं वैसे ही क्या निकल रही हैं, ब्रांचेस। और ये रिंग बन रही है, ये 3 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है ना। तो ये स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, ब्रांच भी बना सकता है, रिंग भी बना सकता है। क्लियर। तो कैटिनेशन क्या है ये समझ में आ गई। अब कैटिनेशन होती किसके कारण है, मेन चीज स्मॉल साइज। कार्बन का साइज बहुत छोटा है, इसके कारण इसकी कैटिनेशन ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब सर छोटा साइज होने से क्या हो गया, है ना, छोटा साइज होने से क्या होगा। देखो बेटा, छोटा साइज होने से क्या हुआ, मान लो एक छोटा एलिमेंट हमारे पास, एक ये है और एक हमने ये ले लिया बड़े वाला, ठीक है। ये कोई एलिमेंट है जिसका साइज छोटा है, ये कोई एलिमेंट है जिसका साइज बड़ा है। अब दोनों के पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में क्या होगा, पॉजिटिव। न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये मत कहना कि आपने पॉजिटिव ही क्यों बना दिया। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। यहाँ पे भी कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। अब देखो भैया क्या है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन होगी, इनके बीच में क्या होंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सर वो तो यहाँ पे भी होंगे, बिल्कुल, वेरी गुड, वो तो यहाँ पे भी होंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो बट यहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होंगे, वो स्ट्रॉन्ग होंगे। क्यों भैया, क्यों होंगे, अरे देखो यार पास पास है, आप दो मैग्नेट्स को पास पास रखोगे, उनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट होंगे वो, अगर ऑपोजिट पोल्स आमने सामने रखे हुए हैं तो। करके नहीं देखा बचपन में, भूल गए, है ना। जितना पास पास रख जाओगे उसको आप, अगर आपको उनको चिपकने नहीं देना तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, ज़्यादा जोर से उसको पकड़ना पड़ता है। दूर दूर रखे हुए हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो ये भी तो दूर दूर है ना, इनके बीच में डिस्टेंस देखो ज़्यादा है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। क्यों है ज़्यादा, साइज बड़ा है ना। क्यों है ज़्यादा, साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वीक होगी। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या पंगा आ गया सर, हमें तो कैटिनेशन देखनी थी। अरे भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड कैसे कर पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड नहीं करेगा। अगर स्ट्रांगली होल्ड नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भाग गया, फिर भाग गया तो ये सारा का सारा तो खेल ही खत्म, है ना, मॉलिक्यूल ही खराब हो गया। समझ आई, स्टेबिलिटी ही खत्म होगी यार। और केमिस्ट्री का एक थंब रूल क्या है, हमें कहाँ जाना होता है, हमें स्टेबिलिटी की साइड जाना है। तो वो चीज़ तो खराब होगी ना यहाँ पे। तो कैटिनेशन, अब कार्बन का क्या है, छोटा साइज है,
कार्बन का छोटा साइज है, यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड कर लेगा न्यूक्लियस, और होल्ड कर लेगा तो एटम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, मॉलिक्यूल क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, जो चेन्स बनेंगी लंबी लंबी वो क्या रहेंगी, स्टेबल रहेंगी। ठीक है, तो कैटिनेशन समझ आई। कैटिनेशन क्या होती है, अपने ही एटम के साथ जुड़ने की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम कहते हैं कैटिनेशन। तो बस अब यही आपके सामने लिखा हुआ है कि वाई कार्बन शो मैक्सिमम कैटिनेशन। कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो कार्बन में ही क्यों सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ इट स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने से क्या हो गया, दिस इनेबल्स न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये स्ट्रांगली होल्ड कर पाएगा। एक कार्बन एटम और दूसरा कार्बन एटम, इन दोनों ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं उस पर क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग होल्ड होएगा न्यूक्लियस का, तो ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे। क्लियर है। तो और एक चीज ध्यान रखना, जो कैटिनेशन है वो सबसे ज्यादा तो किस में होती है, कार्बन में होती है, और उसके बाद क्या होती है, सिलिकॉन में होती है। सिलिकॉन में मतलब बहुत अच्छी कैटिनेशन शो करता है, बट कार्बन के जितनी शो नहीं करता, क्योंकि सिलिकॉन का साइज, अगर आपसे ये भी पूछ लेना कि सिलिकॉन क्यों कार्बन जितनी कैटिनेशन शो नहीं कर सकता, बिकॉज साइज ऑफ सिलिकॉन इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ क्या है, कार्बन। ये रीजन है। ठीक है, सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने से क्या होगा, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। अब यहाँ ये भी ध्यान रख लो भैया, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज बड़ा होगा, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, वीक होंगे। साइज छोटा होगा, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, और जो थोड़े से ना ज़्यादा ही होशियार बच्चे हैं, जो ज़्यादा होशियार टीचर से पढ़ रहे हैं, वो कई बार ये भी देखेंगे 1/r² लिखते हैं, या बुक्स आप पढ़ लेते हो, तो वो आपके मतलब का नहीं है। मैं पहले बता देता हूँ, कुछ चैनल्स पे हमने भी देखा है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा बता देते हैं अपने ये दिखाने के लिए कि हाँ बहुत आता है टीचर को। बट मैं पहले स्टार्टिंग से ही कहता आ रहा हूँ, रेलिवेंट पढ़ना जितना आपके सिलेबस पे है। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज ना बाद में ले, जब आपका हो जाए कि हाँ अब मेरे 100% नंबर आ जाएंगे, तब उसके बाद लेना। क्लियर। चलो भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है, पता तो है आपको, सिंगल भी बनाता है, डबल भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, अपने एटम के साथ भी बना सकता है, दूसरे के एटम के साथ भी बना सकता है। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी पॉसिबल है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल है। कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनानी है, 4 पॉसिबल है, ये पॉसिबल है नहीं सर, ये तो पॉसिबल नहीं है, दिस इज रॉन्ग। जल्दी से कमेंट में कर दो, फिर देखते हैं तुमने कितने लेक्चर लगाए हैं भैया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के। वैसे तो 2 ही पड़े हुए हैं, उन दोनों में इसका रीज़न भी है ना। तो जल्दी से लिखो जिसने देखा है लेक्चर्स, कि कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड क्यों नहीं बना पाता। और दूसरी बात, ये तो कार्बन के साथ थे, कार्बन बेटा दूसरे एटम के साथ भी सिंगल बॉन्ड भी बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है, CO2 का स्ट्रक्चर है ना। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। क्लियर है। तो अब देखो मल्टीपल बॉन्ड भी बना लेता है। देखो 4 बॉन्ड बनानी है इसने, टेट्रावेलेंट है ना, तो कितनी बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। अब 4 बॉन्ड में से भी ये सिंगल भी बना सकता है, ये डबल भी बना सकता है, ये ट्रिपल भी बना सकता है, अपने एटम के साथ भी बना सकता है, दूसरे के एटम के साथ भी बना सकता है। तो इसीलिए क्या है, कार्बन बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है। कार्बन क्या है, बहुत मल्टी टैलेंटेड है। समझ गए। तो इसीलिए जो आप कंपाउंड्स देखते हो कि उनमें ज़्यादातर क्या है, लिविंग्स में कार्बन ही होता है। क्यों होता है, समझ आ गया। हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली हैं, कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। इसी के कारण कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में पॉसिबल है। इसके पास ही हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, और चलो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल बात खत्म। कार्बन के कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
अब देखो कार्बन के अलावा और क्या होगा इसमें, इसमें हाइड्रोजन भी हो सकता है, इसमें और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। उन सभी कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। बट मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन। सॉरी, मैंने पहले बोल दिया था ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलना था वहाँ पे, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये मेरे को बताओ यार, ठीक है। अरे सर सामने तो लिखा हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन नहीं कहते। इसके लिए एक कंडीशन और थी, हाइड्रोकार्बन के लिए एक कंडीशन और थी जो आपने एसिड बेस वाले चैप्टर में भी पढ़ी होगी। मैं आपको हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा, कि आपने एक ये पढ़ा होगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, वाई कार्बोनिक एसिड इज नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक एसिड, ये क्वेश्चन भी किया होगा, है ना। तो उसी में हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन की कंडीशन पढ़ते हैं। तो मेरे को कंडीशन लिख दो। ये तो ठीक है, लिखा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन तो होने ही चाहिए। अब कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, फिर भी ये हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, फिर भी ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो इसका रीज़न क्या था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और आगे देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर इन ऑल लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये माना जाता था कि क्या है, लिविंग्स में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन, ठीक है, और उसमें कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनिशियली पहले क्या था कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग से नेचुरल मटेरियल है उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सट्रैक्ट किए जाते थे। इट वॉज देयरफॉर थॉट दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड ओनली बी फाउंड विद इन अ लिविंग बॉडी, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सिर्फ एक लिविंग बॉडी में ही बन सकते हैं। एंड हेंस अ वाइटल फोर्स विच क्रिएट लिविंग थिंग्स वॉज नेसेसरी फॉर देयर प्रिपरेशन। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए आपको एक वाइटल फोर्स चाहिए। अब ये वाइटल फोर्स क्या है ना। तो यहीं से ना देखो, पहले क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स से ही पता था हमें कि हाँ प्लांट्स और एनिमल्स ही क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप और किसी तरीके से नहीं प्रिपेयर कर सकते कि लिविंग्स की बॉडी में ही क्या मिलेंगे आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। तो यहीं से एक थ्योरी डेवलप हुई जिसे कहते थे वाइटल फोर्स थ्योरी। जिसे क्या कहते थे, वाइटल फोर्स थ्योरी। किसने दी, बर्जीलियस ने, स्वीडिश केमिस्ट थे। 1815 में इन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग में बनते हैं, और लिविंग को किसने बनाया, भगवान ने बनाया। उनके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी डाली है, कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस से लिविंग्स बने हुए हैं, है ना। मतलब आप ये सोच लो, आध्यात्मिक बात करें तो ये आपकी आत्मा की बात कर रहे हैं। मिस्टीरियस फोर्स आज तक नहीं पता है कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, कुछ भी। तो ये वैसी ही बात है कि कुछ ना बहुत मिस्टीरियस फोर्स चाहिए लिविंग्स बनाने के लिए, है ना, जो भगवान ने बनाए हैं। अब लिविंग्स के अंदर ही क्या बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के लिए भी क्या चाहिए, कुछ मिस्टीरियस फोर्स चाहिए। और इसी मिस्टीरियस फोर्स को इन्होंने क्या नाम दिया, वाइटल फोर्स, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपको ज़िंदा रहने के लिए आपके शरीर में आपकी आत्मा का होना ज़रूरी है, वैसे ही ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए। तो सिंस सच अ मिस्टीरियस फोर्स कैन नॉट बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, अब भगवान ने जो आपके अंदर आत्मा डाल के भेजी है उसको इंसान थोड़ी बनाएगा, नहीं बनाएगा ना। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉसिबल टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। तो इसीलिए बर्जीलियस ने क्या कहा, भैया ये तो इम्पॉसिबल है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, वाइटल फोर्स चाहिए। वो कहाँ से लाओगे, है ना। वो तो आपके अंदर तो भगवान ने दे के भेजा हुआ है, आप कहाँ से बनाओगे, कौन सी दुकान से मिलता है, नहीं मिलता। तो मीन्स आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बना सकते। ठीक है भैया, बैठ गए यहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बनेगा नहीं। फिर 13 साल बाद एक भाई साहब आए जिनका नाम था वोलर, जर्मन केमिस्ट थे। 1828 में इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया डिस्कवरी कर दी। ही एक्सीडेंटली गलती से, भैया गलती से इन्होंने क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। अब यूरिया क्या है, हमारी बॉडी में मिलता है यूरिया, यूरिन के थ्रू निकलता है, ठीक है। और यूरिया होता क्या है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
यूरिया क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन्होंने लैब के अंदर यूरिया बना दिया। अब ये तो बहुत बड़ी, मतलब क्या दिमाग घूम गया भाई। बर्जीलियस तो कह रहा था कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते, इन्होंने बना दिया। चाहे गलती से ही बनाया, बना तो दिया ना भैया, बन तो गया यूरिया। तो अब वो जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, आत्मा चाहिए, है ना, मिस्टीरियस फोर्स, वो तो खत्म। बर्जीलियस के तो तोते उड़ गए। तो वोलर ने क्या किया? यूरिया बना दिया। और यूरिया बनाया किससे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। अभी तक तो हम ये भी देख रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग बॉडी में ही मिलता है ना। इनऑर्गेनिक से आप ऑर्गेनिक नहीं बना पाओगे। लेकिन इन्होंने क्या किया था? अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट, ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट ठीक है, दो इन एक्वस सॉल्यूशन को मिलाया इनके, और यहां से क्या बना? देखो यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहां पे क्या हुई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, आयंस का एक्सचेंज हुआ है, कैटायन एंड आयन। तो यहां पे क्या बना? NH4CNO। ये क्या था? अमोनियम साइनेट। ये क्या था? अमोनियम साइनेट। और साथ में क्या बनेगा आपका? KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ये अमोनियम साइनेट को फिर इन्होंने हीट कराया। ठीक है, अमोनियम साइनेट को क्या किया? हीट कराया। NH4CNO, इसको हीट किया, और हीट करके इनके एटम्स क्या हुए? रीअरेंज हुए। एटम्स में क्या हुई? रीअरेंजमेंट हुई। और रीअरेंजमेंट हो गया, क्या बन गया? यूरिया बन गया। NH2CO NH2। ये क्या होता है? ये यूरिया है। यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जो ये थे NH4CN, ये क्या है आपके? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये भी क्या है? इनऑर्गेनिक है। दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, यूरिया, और वो भी लैब में। बर्जीलियस का क्या रिएक्शन होगा? ठीक है, आप सब समझ सकते हो, है ना। आई, ये क्या हो गया भैया? तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया वाज फॉर्म फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो इसका मतलब ये तो हमें पता लग गया भैया, कोई मिस्टीरियस फोर्स नहीं चाहिए। नो मिस्टीरियस फोर्स वाज रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी वाज यूरिया। तो यूरिया पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लैब में प्रिपेयर किया गया था। क्लियर है? यूरिया पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लैब में प्रिपेयर किया गया था। तो अभी तक क्या था? सिर्फ लिविंग्स में मिलेंगे? नहीं भैया, लिविंग्स में नहीं, आप लैब में भी बना सकते हो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया जा सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुए? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग यूजुअली हाइड्रोजन, जिसमें ज़्यादातर तो क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, जिसे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं हम। जिन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और भी हो सकते हैं भैया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन, फॉस्फोरस, इन सबको क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना लेक्चर, और आपका एक छोटा सा होमवर्क कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड आप लिख के लेके आओगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड आप लिख के लेके आओगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।